नमस्कार, मैं अंकित समुख भारत न्यूज से। आज हम आपको बता रहे हैं एक शानदार अवसर के बारे में। आपकी मुस्कान जन जागृति समिति, श्रमिक सेवा केंद्र, भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध लेकर आई है वर्क फ्रॉम होम का बेहतरीन मौका। द डीप डाइव के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है ना, वो बहुत ही वो एक ऐसी जमीनी हकीकत से जुड़ा है जो हम सबके आसपास है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मुख्य स्रोत है वो एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश है। हाँ, इसका शीर्षक है आवश्यक सामाजिक कल्याण लाभों तक पहुंचने के बीच की खाई को पाटना। और ये दस्तावेज आपकी मुस्कान जनजागृति समिति द्वारा साझा किया गया है। सही कहा, ये एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन बहुत ही असरदार दस्तावेज है। हमारा मिशन आज इसी दस्तावेज का विश्लेषण करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जीवन रक्षक सरकारी योजनाएं मौजूद होने के बावजूद, वो बिल्कुल मुफ्त हैं, फिर भी लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि समाधान क्या है इस समस्या का। और ये विचार ना बहुत ही चौंकाने वाला है कि किसी व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित करने वाले संसाधन बिल्कुल मुफ्त या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हैं। हाँ, लेकिन फिर भी लोग उन तक नहीं पहुंच पाते। वो क्या है? वो ये बताती है कि आज भी समाज में बहुत से लोग उन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं जो उनके जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित और बेहतर बना सकती हैं। और इसका मुख्य कारण क्या पैसों की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य कारण पैसों की कमी नहीं बल्कि जानकारी का अभाव है। जानकारी का अभाव मतलब नीतियां बनाना ही पर्याप्त नहीं है ना? एकदम सही। जब तक लक्षित वर्ग को ये नहीं पता होगा कि उनके लिए क्या सुविधाएं मौजूद हैं, तब तक उन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ये तो वैसा ही हो गया जैसे किसी के घर में खजाने का बक्सा रखा हो। हाँ, लेकिन उसे यही ना पता हो कि उस बक्से में खजाना है या फिर उसकी चाबी कहाँ रखी है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये जानकारी का अभाव इतनी बड़ी बाधा कैसे बन जाता है। सरकार इतने बड़े स्तर पर प्रयास करती है, फिर भी ये प्रयास निष्फल कैसे हो जाते हैं? देखो, इसे समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाना होगा। नीतियां बनाते समय अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर कोई चीज मुफ्त है और फायदेमंद है तो लोग अपने आप उसे लेने आ जाएंगे। हाँ, सामान्य तौर पर तो यही लगता है। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत होती है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाती है कि संसाधन और लाभार्थी के बीच एक बहुत गहरी खाई है। और ये खाई किसी भौतिक दूरी की नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। ये दूरी सूचना की है, प्रक्रिया की है और सबसे बढ़कर सिस्टम के साथ इंटरफेस करने की क्षमता की है। सिस्टम के साथ इंटरफेस करने की क्षमता, ये थोड़ा जटिल लग रहा है। मैं इसे आसान कर देती हूँ। समाज विज्ञान में एक अवधारणा है जिसे संज्ञानात्मक बोझ या कॉग्निटिव लोड कहा जाता है। अच्छा, कॉग्निटिव लोड। हाँ। एक दिहाड़ी मजदूर की दिनचर्या को देखिए। वो सुबह 5 बजे उठता है, काम की तलाश में लेबर चौक जाता है। वहां भी अनिश्चितता होती है कि आज काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और अगर काम मिल भी गया तो दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत होती है। उसका दिमाग लगातार एक तरह से सर्वाइवल मोड में काम कर रहा होता है। हाँ, कि आज राशन कैसे आएगा या बच्चे की फीस कैसे दी जाएगी। एकदम सही। तो जब किसी इंसान का दिमाग इन तात्कालिक और गंभीर चिंताओं से पूरी तरह भरा हुआ है, तो उसके पास ये सोचने की दिमागी बैंडविड्थ ही नहीं बचती। बिल्कुल, मानसिक ऊर्जा या बैंडविड्थ बचती ही नहीं है कि वो किसी सरकारी पोर्टल पे जाए, ये समझे कि नियमों की जटिलता क्या है, ये फॉर्म भरने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए। और उनके लिए किसी दफ्तर के चक्कर लगाने का सीधा सा मतलब है उस दिन की दिहाड़ी का नुकसान। हाँ, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो जानकारी का अभाव केवल अज्ञानता नहीं है, ये तो एक तरह का ढांचागत अलगाव हो गया। सही कहा आपने, जहां सिस्टम की जटिलता ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। लेकिन जानकारी के अभाव की इस समस्या को समझने के बाद ये देखना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में वो कौन सा खजाना है या वो कौन सी योजनाएं हैं जिनसे लोग वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में 2 प्रमुख जीवन रक्षक योजनाओं का बहुत सीधा उल्लेख किया गया है। हाँ, दस्तावेज के अनुसार एक तो है आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। और दूसरी है अटल पेंशन योजना, जो हर महीने पेंशन सुनिश्चित करती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कागज पर एक बहुत बड़ा सुरक्षा जाल लगता है, एक बड़ा सेफ्टी नेट। हाँ, बिल्कुल है भी। लेकिन क्या केवल योजना का होना ही काफी है, या इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है ताकि आम इंसान अस्पताल के बिलों के डर से मुक्त हो सके?
देखिए, भारत जैसे विकासशील देशों में ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। मतलब जो खर्च मरीज को अपनी जेब से देना पड़ता है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि एक परिवार मुश्किल से महीने के 10-15 हजार रुपए कमा रहा है। अचानक परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। अब सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें हैं या संसाधनों की कमी है, तो उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है। और वहां का जो बिल आता है वो तो शायद उनकी साल भर की कमाई से भी ज्यादा होता होगा। बिल्कुल। और इस खर्च को पूरा करने के लिए वे अपनी छोटी मोटी जो बचत होती है वो खत्म करते हैं, महिलाओं के गहने बेच देते हैं, या फिर किसी स्थानीय साहूकार से बहुत भारी ब्याज पर कर्ज लेते होंगे। हाँ, 5-7% मासिक ब्याज पर कर्ज लेते हैं। ये एक ऐसा कर्ज का जाल है ना, जो उस परिवार की आने वाली पीढ़ियों को भी गरीबी रेखा से नीचे धकेल देता है। बाप रे! तो इसका मतलब ये है कि आयुष्मान भारत कार्ड सिर्फ इलाज का कार्ड नहीं है। नहीं, ये असल में उस परिवार के आर्थिक भविष्य की एक लीगल शील्ड है, एक ढाल है। वाह, ये मेडिकल पॉवर्टी ट्रैप को तोड़ने का काम करता है। एकदम सही। जब 5 लाख रुपए का सुरक्षा जाम होता है तो व्यक्ति बीमारी के लक्षण दिखते ही अस्पताल जाने से डरता नहीं है। वो ये सोचकर बीमारी को टालता नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ, ये प्रिवेंटिव और समय पर केयर को बढ़ावा देता है। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है, जब किसी के सीने में अचानक दर्द उठता है तब वो ये नहीं सोच सकता कि कार्ड कैसे बनेगा। बिल्कुल सही बात है। ये सुरक्षा जाल तो पहले से तैयार होना चाहिए ना। और यही सिद्धांत बुढ़ापे की सुरक्षा यानी अटल पेंशन योजना पर भी लागू होता है। भारत में तो ऐतिहासिक रूप से संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही है, जहां बुढ़ापे की देखभाल परिवार ही करता था। तो फिर इस पेंशन योजना की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है आजकल? क्योंकि वो सामाजिक ताना बाना अब बहुत तेजी से बदल रहा है। आज ग्रामीण शहरों से शहरों की ओर एक बहुत बड़ा पलायन हो रहा है। हाँ, लोग काम की तलाश में शहरों में आ रहे हैं। और संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवारों में बदल रहे हैं। जो युवा शहरों की झुग्गियों में रहकर खुद अपना गुजारा मुश्किल से कर पा रहे हैं, वो गांव में बैठे अपने बुजुर्ग माता पिता की आर्थिक मदद करने में असमर्थ हो जाते हैं। बिल्कुल। एक असंगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए ना उसकी एकमात्र पूंजी उसका शरीर ही होता है। जब तक शरीर में ताकत है तब तक आमदनी है। हाँ, और 60 साल की उम्र के बाद जब वो शरीर काम करने लायक नहीं रहता तो आमदनी शून्य हो जाती है। अटल पेंशन योजना इसी शून्यता को भरती है। मतलब ये केवल हर महीने कुछ हजारों पे मिलने की बात नहीं है। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक आश्वासन है। ये एक बुजुर्ग को वो गरिमा प्रदान करता है कि उसे अपने ही बच्चों या समाज के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बहुत ही गहरी बात कही आपने। हमने स्वास्थ्य और बुढ़ापे जैसे दीर्घकालिक डरों की बात तो की। हाँ, लेकिन स्वास्थ्य और बुढ़ापे के अलावा स्रोत सामग्री सक्रिय श्रमिकों यानी एक्टिव वर्कर्स और जीवन के अप्रत्याशित जोखिमों से निपटने के उपायों पर भी तो ध्यान केंद्रित करती है ना? बिल्कुल करती है। और यहीं पर एक नई चुनौती सामने आती है, रोजमर्रा के जोखिम। जो मजदूर रोज कमाता और खाता है, उसके लिए कल की बीमारी से बड़ा डर तो आज की दुर्घटना है। सही कहा। इसे कम करने के लिए चर्चा ई श्रम कार्ड पर आगे बढ़ती है। ई श्रम कार्ड, ये मजदूरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का माध्यम है ना? हाँ, भारत का लगभग 80 से 90% वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र में काम करता है। रेडी पटरी वाले, रिक्शा चालक, घरों में काम करने वाले लोग। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि सिस्टम की नजर में ये पूरी तरह से अदृश्य हैं। अदृश्य हैं, मतलब इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बिल्कुल। कॉर्पोरेट या सरकारी नौकरी करने वालों की तरह इनका कोई डेटाबेस नहीं होता, कोई HR विभाग नहीं होता जो इनके लिए प्रोविडेंट फंड या बीमा की व्यवस्था करे। तो ई श्रम कार्ड इसी अदृश्यता को खत्म करने का काम करता है। हाँ, ये एक तरह से इस पूरी असंगठित वर्कफोर्स को एक डिजिटल पहचान देता है। जब सिस्टम के पास ये डेटा होता है कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है और कहाँ है, तो किसी भी संकट के समय उन तक सीधे मदद पहुंचाई जा सकती है। जैसे कोई महामारी या प्राकृतिक आपदा आ गई तो सीधे खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दस्तावेज में प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं का भी जिक्र किया गया है, जो बहुत ही कम राशि में एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। हाँ, ये योजनाएं बहुत ही कम प्रीमियम पर उपलब्ध है। मतलब प्रधानमंत्री बीमा योजनाएं बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे मानसून आने से पहले चंद सिक्कों में एक बहुत बड़ा और मजबूत छाता खरीद लेना। बहुत ही शानदार उपमा है ये। लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जो योजनाएं सबसे सस्ती और अधिक सुरक्षा देने वाली होती हैं, लोग अक्सर उन्हीं को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत ही गहरी परत है। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के संगम, जिसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसमें एक सिद्धांत है प्रेजेंट बायस। प्रेजेंट बायस मतलब
वर्तमान की ओर झुकाव। हाँ, हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि वो भविष्य की किसी संभावित खतरे की तुलना में वर्तमान की छोटी सी जरूरत या खर्च को हमेशा ज्यादा महत्व देता है। लेकिन अगर बीमा योजना साल के केवल 400 रुपए की है, तो क्या सिर्फ प्रेजेंट बायस ही इसका कारण हो सकता है? और क्या लगता है आपको? मेरा मतलब है, एक मजदूर शायद एक दिन के तंबाकू या चाय पर इससे ज्यादा खर्च कर देता है। क्या ये रिस्क को समझने की विफलता नहीं है? ये रिस्क को न समझने की विफलता भी है और अविश्वास भी है। अविश्वास सिस्टम पर। हाँ, बीमा का विचार बहुत अमूर्त होता है। आप एक ऐसा उत्पाद खरीद रहे हैं जिसे आप देख या छू नहीं सकते, और जिसे आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब आपके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। बिल्कुल, एक व्यक्ति जिसने जीवन भर केवल आज के लिए संघर्ष किया है, उसे कल की किसी अदृश्य दुर्घटना के लिए आज निवेश करने के लिए राजी करना बहुत कठिन काम है। वो सोचते होंगे कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा, या जब होगा तब देखा जाएगा। और इसके अलावा उनके मन में ये शंका भी होती है कि अगर दुर्घटना हो गई तो क्या सच में ये कंपनी या सरकार मेरे परिवार को 2 लाख रुपए देगी, या फिर उन्हें कागजों के जाल में उलझाकर छोड़ देगी। सही कहा। वो जटिल भाषा, लाल फीताशाही और दफ्तरों के चक्कर लगाने से घबराते हैं। तो अब तक हमने योजनाओं के बारे में जाना और ये भी समझा कि जानकारी का अभाव सबसे बड़ी रुकावट है। हाँ, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रुकावट को कैसे दूर किया जाए। यहीं पर स्रोत सामग्री जारी करने वाली संस्था की भूमिका स्पष्ट होती है ना? बिल्कुल। आपकी मुस्कान जन जागृति समिति इसी उद्देश्य से काम कर रही है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक इन सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उनका सीधा संदेश है कि लोग उनसे संपर्क करें ताकि वो अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सही कदम उठा सकें। प्रशासन की भाषा में ना इसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी या अंतिम छोर तक पहुंच कहा जाता है। तो ऐसी समितियां एक पुल का काम करती हैं, एक ब्रिज, जो सरकारी योजनाओं और आम जनता के बीच की दूरी को मिटाती हैं। हाँ, सरकार योजनाएं बना सकती है, बजट पास कर सकती है, पोर्टल्स बना सकती है, लेकिन वो उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए एक मानवीय स्पर्श या ह्यूमन इंटरफेस नहीं दे सकती। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन आम इंसान का हाथ पकड़कर उसे उस योजना के अंतिम लाभ तक पहुंचाने के लिए अक्सर इस तरह की स्थानीय समितियों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, स्थानीय संस्थाएं समाज में एक उत्प्रेरक का काम करती हैं। वे इस संज्ञानात्मक बोझ को अपने कंधों पर ले लेती हैं। ये जमीनी स्तर पर मदद के महत्व को दर्शाता है। लेकिन समिति वास्तव में करती क्या है जमीन पर? वे केवल पर्चे नहीं बांटती। जब आपकी मुस्कान जन जागृति समिति का कोई कार्यकर्ता किसी बस्ती में जाता है, तो वो वहाँ के लोगों की भाषा बोलता है। मतलब वो उन्हें ये नहीं कहता कि जाइए और ऑनलाइन पोर्टल पे खुद फॉर्म भर दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद अपना लैपटॉप या टैबलेट लेकर उनके पास बैठता है। वो बायोमेट्रिक मशीन लाता है, OTP की समस्या को हल करता है। आधार कार्ड लिंक करवाने में मदद करता होगा। हाँ, एक तरह से वो व्यक्ति को उस पूरी नौकरशाही की भूल भुलैया से बचाकर सीधा परिणाम उसके हाथ में सौंपता है। ये तो बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब संस्था एक तरह से उस डिजिटल डिवाइड के ऊपर एक मानवीय पुल बना रही है। बिल्कुल। और यहाँ एक और चीज काम करती है जिसे नेटवर्क इफेक्ट कहा जाता है। नेटवर्क इफेक्ट, वो कैसे? जब कोई स्थानीय संस्था किसी एक परिवार का आयुष्मान कार्ड बनवाती है और वो परिवार किसी आपात स्थिति में बिना एक पैसा खर्च किए इलाज कराकर लौटता है, तो ये घटना पूरे मोहल्ले या गांव के लिए एक प्रमाण बन जाती है। वो एक सफलता की कहानी बाकी 100 लोगों के अविश्वास को खत्म कर देती है। हाँ, लोग सरकार के किसी विज्ञापन पर शायद भरोसा न करें, लेकिन वे अपने पड़ोसी के अनुभव पर तो पूरा भरोसा करते हैं ना। एकदम सही। संस्थाएं यही विश्वास का नेटवर्क तैयार करती हैं। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए ये बताया जा सकता है कि आयुष्मान भारत, अटल पेंशन योजना, ई-श्रम कार्ड और प्रधानमंत्री बीमा योजनाएं केवल नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जीवन को सुरक्षित करने वाले मजबूत स्तंभ हैं। हाँ, लेकिन इनका असली लाभ तभी है जब सही जानकारी और आपकी मुस्कान जैसे संगठनों का मार्गदर्शन उपलब्ध हो। बिल्कुल, ये वे सशक्त उपकरण हैं जो पीढ़ियों को गरीबी और असुरक्षा के दुष्चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। नीतियां बनाना एक हिस्सा है, लेकिन उनका सफल क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि जमीनी स्तर पर वो जानकारी और सहायता कितने सुलभ तरीके से उपलब्ध है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब चर्चा के अंत में ना सुनने वालों के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। यदि सबसे बेहतरीन सामाजिक कल्याण योजनाओं के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा केवल जानकारी का अभाव है, तो क्या भविष्य में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा का पूरा दारोमदार नई योजनाएं बनाने पर नहीं, बल्कि सूचना
और संचार के एक अभेद्य और सुलभ नेटवर्क को तैयार करने पर निर्भर करेगा। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य में समाज की सुरक्षा का असली पैमाना ये नहीं होगा कि हमारे पास कितनी योजनाएं हैं, बल्कि ये होगा कि क्या हर नागरिक का हाथ पकड़कर उसे उस योजना के अंतिम छोर तक पहुंचाने वाला कोई मानवीय नेटवर्क मौजूद है या नहीं? सच में ये एक ऐसा पहलू है जिस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। द डीप डाइव के इस विश्लेषण ने हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।